हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड के बाल्यावस्था और उसके विकास वाले पेपर के अंतर्गत परस्पर विरोधी पहचानों का प्रबंधन यानी शिक्षण संस्थानों के जो स्रोत हैं या संदर्भ हैं जिसके माध्यम से उसको हम विभिन्न गतिविधियों का संचालन करते हैं, उनमें अगर कोई परस्पर विरोधी गतिविधियां हो जाएं तो उस समय हम कैसे व्यवस्थित करेंगे ताकि शैक्षणिक कार्यक्रम सतत रूप से चलता रहे। उसमें हम प्रबंधन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। अगर हम बात करें पहला है इसमें भाषा। निश्चित रूप से भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश है, विभिन्न भाषाओं का देश है। तो निश्चित रूप से भारत में भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। कुछ भाषाएं ऐसी हैं जो कुछ विशेष क्षेत्रों में बोली जाती हैं, कुछ भाषाएं ऐसे जो सामान्य रूप से बहुत सारे क्षेत्रों में बोली जाती हैं। तो जब पढ़ाने लिखाने की बात आती है, मीडियम की बात आती है, तो वहाँ पर ये भी देखा जाता है कि जो कुछ लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी को स्वीकृति प्रदान है। तो जब भाषा संबंधी समस्या आती है तो ऐसे परिस्थिति में हम कैसे प्रबंधन करेंगे पढ़ाने लिखाने में। तो सरकार का जो निर्देश है कि हम 3 भाषा सूत्र का प्रयोग करते हैं। पहला, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा। प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा का यूज होता है? मातृभाषा। फिर उसके बाद हम राष्ट्रीय भाषा, अगर मातृभाषा राष्ट्रीय भाषा है तो वो अच्छी बात है। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तो ऐसी गतिविधियों में जहाँ विभिन्न भाषाई क्षेत्र के बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें भरसक कोशिश करना चाहिए कि मातृभाषा में ही उनको शिक्षा दें। अब एक ही साथ भिन्न भिन्न मातृभाषा वाले अगर बच्चे पढ़ रहे हों तो ऐसे समय में शैक्षणिक प्रबंध करने के लिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा शिक्षक उनको पढ़ाने जाए जो दोनों की मातृभाषाओं से परिचय रखता हो, अर्थात दोनों की मातृभाषाओं पढ़ा सके। क्योंकि जब तक हम मातृभाषा में उसका शिक्षा प्रारंभ नहीं करेंगे तब तक वह दूसरी भाषा को भी नहीं सीख पाएगा, ना समझ पाएगा। इसलिए जब भाषा संबंधी परस्पर विरोधी गतिविधियां या परस्पर विरोधी भाषा की स्थिति हो, जहां पर ऐसी जगह पर मातृभाषा में ही शिक्षा देनी चाहिए। अगर 2 से अधिक मातृभाषाएं हैं तो शिक्षक को ही ऐसा लगा देना चाहिए कि जो 2-3 भाषाओं को उनकी जानता हो, उस स्थानीय भाषाओं से परिचित हो। तो इसका प्रबंधन हमको इस प्रकार से करना चाहिए। दूसरा, अगर हम बात देखें तो जाति। यहाँ अगर जाति की बात करें तो यहाँ जाति का मतलब स्त्री पुरुष से भी होता है और जाति का मतलब विभिन्न जातियों से भी होता है। जैसे जनजाति हुई, अनुसूचित जनजाति हुई, अनुसूचित जाति हुई, उसी तरह से जातियों के लिए भी ऐसे मामले बनते रहते हैं कि जो विद्यालयी शैक्षणिक गतिविधियों में एडमिशन में जातिवाद के कारण से परस्पर विरोधी गतिविधियां या घटनाएं होती रहती हैं। तो ऐसे समय में जाति की स्थिति फंसने पर या ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर सरकार का जो निर्देश है, जो मूल अधिकार प्राप्त है, उसी नियम का हमें फॉलो करना चाहिए, पालन करना चाहिए, ताकि शिक्षा को समान अवसर जो प्रदान है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता, अपराध के संदर्भ में जो हमको निर्दोष सिद्ध करने संबंधी जो अधिकार प्राप्त है, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इन सब मूल अधिकारों को ही हमें फॉलो करना चाहिए, ताकि जो जातिवाद संबंधी गतिविधियां नामांकन करने में या शैक्षणेतर कार्यक्रमों के अंतर्गत देखी जाती हैं उसे दूर किया जा सके और स्वतंत्र लोकतंत्र की स्थापना किया जा सके। तो जातिवाद संबंधी प्रबंध का, परस्पर विरोधी गतिविधियों का हमें प्रबंध संविधान के मूल अधिकार के अंतर्गत ही करना चाहिए, उसी का हमें पालन करना चाहिए। तब हम जो है एक स्वतंत्र लोकतंत्र, एक स्वस्थ नागरिक का निर्माण कर सकेंगे। तो इसका मूल अधिकार के माध्यम से करना। अगर तीसरा की बात करें, धर्म। यहाँ धर्म की अगर बात किया जाए तो धर्म में भी परस्पर जो है काफ़ी विरोधी विचार मिलते हैं। जैसे सनातन धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, कुछ ऐसे धर्मों में बातें हैं जो समान मिलती हैं, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो परस्पर विरोध या लड़ाई झगड़े का या हिंसात्मक गतिविधि का कारण बनती है। तो जहाँ पर धर्म विरोधी मामले आते हैं तो वहाँ पर सरकार ने भी यह नियम बना दिया है कि धर्म की संबंधी कोई भी चर्चा विद्यालयों में न की जाए। अगर कोई धार्मिक शिक्षा देना चाहता है मूल अधिकार के अंतर्गत तो वह धार्मिक शिक्षा अलग से दे सकता है, सामान्य शैक्षणिक कार्यक्रमों में नहीं दिया जा सकता है, उसी का पालन करना चाहिए और अध्यापक को भी इसका ध्यान रखना चाहिए।
कि विद्यालय में धर्म को लेकर के उन्माद या विरोधी बातें या हृदय को आघात पहुंचने वाली बातें न बोले, बल्कि उसके स्थान पर क्या करे, धर्मनिरपेक्ष यानी धर्म की बातें न करके मानवीय कल्याण संबंधी गतिविधियां जो कुछ भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, व्यवहारिक दृष्टिकोण से उपयुक्त हैं, उन्हीं बातों की वो चर्चा करे, उन्हीं बातों को पढ़ाए, उन्हीं बातों पर लड़कों को चलने के लिए प्रेरित भी करे, उसी से संबंधित शिक्षा भी दे, न कि धर्म के अकॉर्डिंग शिक्षा दे। तो इसका प्रबंधन जो धर्म में विरोधी मामले आते हैं, विरोधी मतलब मुस्लिम का अपना पहचान, हिंदू का अपना पहचान, तो परस्पर जो विरोधी मामले हैं इसे दूर करने के लिए या इसे समाप्त करने के लिए या स्वतंत्र रूप से शैक्षणिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए यह आवश्यक है कि धर्म की शिक्षा विद्यालयों में किसी भी माध्यम से न दी जाए, बल्कि जो धार्मिक शिक्षा ग्रहण करना चाहता है वह अपने से अपने धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से ग्रहण करे, जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप या कोई सहायता आर्थिक रूप से नहीं प्रदान की जाती है, उसमें ग्रहण करे, न कि सामान्य विद्यालय में या पाठ्यक्रमों में। तो इस तरह से यह धार्मिक जो विरोधी परिचय है, इसमें हम समस्याओं या उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के तनाव से हम दूर रह सकते हैं और शैक्षणिक कार्यक्रमों को या शैक्षिक शिक्षा संबंधी क्रियाकलापों को हम निर्विघ्न रूप से संचालित कर सकते हैं। आगे हम बात करें विषय परस्पर, अगर इसमें परस्पर विरोधी पहचानों के अंतर्गत विषय भी आता है, जैसे इतिहास का केमिस्ट्री से क्या लेना देना या इतिहास का भौतिक से क्या लेना देना। कुल मिला के अगर हम बात करें तो अब जैसे जीव विज्ञान है, उसका जीव विज्ञान का भौतिक विज्ञान से क्या लेना देना। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल संबंधित नहीं होती हैं। तो ऐसे परिस्थितियों में, ऐसे परस्पर विरोधी विषयों में जिसका उससे कोई तालमेल नहीं, कोई सहायता नहीं, कोई मतलब नहीं, तो ऐसी समस्या का निराकरण करने के लिए जो प्रबंध किया जाता है, कॉम्बिनेशन बना करके किया जाता है कि आप इन विषयों के संग इसको पढ़ सकते हैं। इसीलिए आपको जैसे साइंस का ग्रुप और बीए का ग्रुप, कॉमर्स का ग्रुप इस तरह से बना हुआ है। तो इन सब विषय संबंधी जो विषयों के पहचान के वजह से, विषयों के पाठ्यक्रमों की वजह से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उसी लिए वो कॉम्बिनेशन बना हुआ है। साइंस के लिए अलग, बीए के लिए अलग, कॉमर्स के लिए अलग, कंप्यूटर के लिए अलग, मैनेजमेंट कोर्स के लिए अलग। तो विभिन्न कॉम्बिनेशन के माध्यम से हम विभिन्न क्षेत्रों का चुनाव करके हम परस्पर विरोधी विषयों का चुनाव से बच सकते हैं और बालक के योग्यता क्षमता के अनुसार एक सही विषय का चुनाव का निर्माण कर सकते हैं। ये तो सामान्य सी बात है, तो आप लोग जानते ही हैं ये वाला विषय वाला। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, परस्पर विरोधी जो विषय हैं उसे हम एक निश्चित दिशा, एक निश्चित क्षेत्र के लिए विभिन्न संयोगों के माध्यम से निर्धारित करके समस्या का समाधान या प्रबंधन हम कर सकते हैं। आगे है शिक्षा। अगर हम बात करें शिक्षा की बात, जैसे औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत जो आपका विद्यालय है, निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित विषय, निश्चित समय, निश्चित अध्यापक, निश्चित छात्र, सभी क्या होते हैं, सुनिश्चित, यानी शैक्षणिक गतिविधियां एक सुनिश्चित कार्यक्रमों के अंतर्गत नियमित रूप से संचालित होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा वह जो व्यक्ति अपने पास पड़ोस, घर, परिवार, समाज इत्यादि से सीखता है, वो क्या कहलाती है, अनौपचारिक शिक्षा। अब ये देखना है कि औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा अगर ऐसी स्थिति होती है तो इस समय क्या करना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम जो औपचारिक शिक्षा देते हैं और अनौपचारिक शिक्षा जो अधिगमकर्ता स्वयं से अपने जीवन में विभिन्न लोगों के माध्यम से जो सीखता है, वह दोनों बातें अलग अलग है। वास्तव में जो अधिगम करता है वह समाज से सीखी हुई चीज़ सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत जो भी चीज़ें सिखाई जाती हैं वह प्रमाणित होती हैं, यानी मानव कल्याण के दृष्टिकोण से उस विषय के वास्तविकता पर आधारित ज्ञान और सूचना उसे दी जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के बीच में अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है अधिगमकर्ता को, तो निश्चित रूप से अध्यापक को चाहिए कि शिक्षा के अंतर्गत अनौपचारिक के जगह औपचारिक शिक्षा पर ही विशेष बल दे, उसके समस्या का समाधान औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत ही करे। एक प्रमाणिक तथ्य, एक प्रमाणिक सूचना के आधार पर ही उसे निर्देशित करे। यदि है तो यह बता दे कि जो सीखे हो वह सही है, क्योंकि हमको ऐसी चीज़ हम लोग पढ़े हैं पढ़ाई में। अगर गलत है
फिर भी वो सीखा है तो आप बता दें कि नहीं ये चीज़ क्या है, गलत है। तो ऐसे परिस्थिति में औपचारिक और अनौपचारिक में अध्यापक किसको वरीयता दे? औपचारिक शिक्षा को ही वरीयता दे, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से सीखा हुआ चीज़ सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो इस अनौपचारिक शिक्षा का मूल्यांकन औपचारिक दृष्टिकोण से करें तो यह भी समस्या जो परस्पर औपचारिक और अनौपचारिक का जो पहचान है उसे संबंधित उत्पन्न होने वाली समस्या या तनाव से मुक्ति मिल सकती है। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें रही कि मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्टिंग द आइडेंटिटीज, यानी परस्पर विरोधी पहचानों का प्रबंधन, यानी भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, विषय के आधार पर, शिक्षा के आधार पर अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से हम जो है उन परस्पर विरोधी पहचानों में या परस्पर विरोधी गतिविधियों को हम विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से समायोजित कर सकते हैं, प्रबंधित कर सकते हैं, प्रबंध कर सकते हैं, ताकि समाज एक मानवीय मूल्य के दृष्टिकोण से लोकतांत्रिक गतिविधियों के लिए उपयुक्त हो। एक और याद आया, सांस्कृतिक। छठा क्या है? सांस्कृतिक। जैसे विभिन्न संस्कृतियों के लोग हैं जिनमें खान पान, रहन सहन, बोली भाषा अलग अलग है। तो विभिन्न संस्कृतियों के अंतर्गत भी अध्यापक को चाहिए कि विभिन्न संस्कृतियों की अलग अलग बातों को वह अवगत कराए, जिसमें जो उपयुक्त बातें हैं उसी को आगे बढ़ाने का या उसे बनाए रखने का या उसके मूल्य और आदर्शों को अपनाने पर बल देना चाहिए। तो सांस्कृतिक संबंधी भी गतिविधियों को अध्यापक को क्या करना चाहिए? ध्यान में रखना चाहिए कि जो विभिन्न संस्कृतियां हैं उन एक दूसरे संस्कृतियों से संबंधित उदाहरण विधि ज्ञान की भी बातें करें, और जो संस्कृतियों में उत्तम मूल्य, आदर्श, जानकारी है, सूचना है, व्यवहार है और सोच है, उसको भी शिक्षा में शामिल करते हुए उसे बढ़ाने पर बल दे, ताकि संस्कृतियों के अंदर जो थोड़ा मोड़ा बुराइयां हैं वो दूर हो सकें और संस्कृतियों की जो अच्छाई है उसे धारण करके हम उन्नतशील समाज बना सके। तो सांस्कृतिक संबंधी भी जो परस्पर विरोधी स्थिति उत्पन्न होती है शिक्षा के गतिविधियों के अंतर्गत, तो उसे हम इस ढंग से भी दूर कर सकते हैं कि संस्कृतियों की बातें करते हुए उनमें जो उत्तम गतिविधियाँ उसे बढ़ावा दें। तो मुझे उम्मीद है कि परस्पर विरोधी पहचानों का मैनेजमेंट, प्रबंधन कैसे करें, अर्थात उत्पन्न होने वाली समस्याओं को किस प्रकार से हम दूर करें, ताकि सतत रूप से, अनिवार्य रूप से औपचारिक शिक्षा को निर्विघ्न रूप से संचालित किया जा सके, पढ़ाया जा सके। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।